हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना एजुकेटर सिद्धार्थ। स्वागत है सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। देखो, हमारे मैक्सिमम इस साल के एग्जाम जो हैं वो हो चुके हैं। अब जो बात है कि जो नए बच्चे हैं हमारे पास, जो जैम 2025 को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल भी उन्हें कुछ नहीं पता है एडिजम 2025 के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया कामदायक वीडियो होने वाली है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक बिगिनर के लिए, अगर आप बिल्कुल अभी फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो। और आपको सारी वो रिसर्च करके दूंगा जो आपको करनी चाहिए, वो मैं खुद आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, आप फ्रेशर हो, आप जैन 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप जैन 2025 के एस्पिरेंट हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो कई सारी चीजें होती है बेटा। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमको अपने आप को पहले उस चीज के बारे में समझना पड़ता है कि भाई जिस चीज के लिए हम लड़ने जा रहे हैं उसकी कमियां क्या है, उसको हम कैसे पार कर सकते हैं, उससे लड़ कैसे सकते हैं, उसको लड़ने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें लगेंगी, हमारी कमियां क्या, हमको वो पहचानना पड़ेगा। सारी चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैम 2025 को अगर टारगेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक बहुत बढ़िया से रिसर्च करनी है। रिसर्च में आपको सबसे पहला पार्ट आता है कि जैम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी से पहले पैटर्न एग्जाम, क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट हो, फ्रेशर हो, आप बिगिनर हो, सबसे पहले आपका रिसर्च का पार्ट होना चाहिए पैटर्न क्या होता है। बट कोई बात नहीं, जब हम आए तो आपको क्या करने की जरूरत है, इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में मैं आपके सामने स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा कि आज से लेके आपका फरवरी 2025 में जब पेपर होगा तब तक के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि आपकी रैंक एक बेहतर रैंक आ पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडीजेम एग्जाम का पैटर्न क्या है सर, क्योंकि पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। उसी वे में आप तैयारी आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे एग्जाम में बेटा 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो बहुत सिंपल सेक्शन है, एमसीक्यू, जिसके बारे में हर एक बच्चे को पता है कि सर एमसीक्यू क्या होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सेक्शन ए में बेटा आपके पास 30 सवाल रहेंगे। 30 सवाल में से 10 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 20 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। मतलब सेक्शन ए टोटल आपका 50 नंबर कैरी कर रहा होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग में प्यारे स्टूडेंट, जो भी बच्चे नए हैं वो ध्यान से सुने, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन -1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो सेक्शन ए बहुत क्लियर है, 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 1 नंबर के, 20 क्वेश्चन 2 नंबर के, टोटल मार्क्स कितने देगा, मैक्सिमम 50। निगेटिव है, फॉर 1 मार्क क्वेश्चन 1/3 मार्क्स खत्म हो जाएगा, फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन नेगेटिव करोगे तो 2/3 मार्क्स खत्म। दिस इज सेक्शन ए। सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, शायद कई बच्चों के लिए नया हो, कई बच्चों को इसके बारे में पता ना हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, वरना आप तैयारी में कुछ भी करोगे और एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी एमएसक्यू शायद कई बच्चों के लिए नई चीज हो सकती है, बट मैं आपको समझाता हूं एमएसक्यू क्या होता है। एमएसक्यू में बेटा जो सवाल आएंगे उनमें 4 ऑप्शन होंगे और वहां पे आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। कितने सर, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी आपके करेक्ट हो सकते हैं उन 4 सवालों में से, 4 ऑप्शंस में से। तो एमएसक्यू थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट बन जाता है। अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी नहीं है तो एमएसक्यू में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब ये सेक्शन टोटल 20 मार्क्स आपको कैरी करके देगा। अच्छी बात यह है कि आपके इस सेक्शन में कोई भी नेगेटिव नहीं रहेगी, तो जब भी आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन बी क्या है, एमएसक्यू टाइप है सर, 1 और मोर देन ऑप्शन 1 ऑप्शन कैन बी करेक्ट, 10 क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 मार्क्स मैक्सिमम। थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर मान लो एक क्वेश्चन आया, इसमें 4 ऑप्शन है और उस 4 ऑप्शन में मान लो बेटा 3 ऑप्शन करेक्ट है, ए बी और सी, बट आप केवल ए और बी टिक करके आते हो तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। वहां पे कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं होती प्यारे स्टूडेंट, राइट। आपको तीनों ऑप्शन करेक्ट आइडेंटिफाई करके टिक करने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। या फिर इसका दूसरा सिनारियो, मान लो ए बी सी 3 करेक्ट, ए बी करेक्ट थे, आपने ए बी के साथ सी को भी लपेट दिया, गलत वाले को भी लपेट दिया, तब भी आपका आंसर 0 हो गया। वो आंसर मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 नंबर आएगा। तो मार्क्स एमएसक्यू में तभी मिलेगा जो जितने करेक्ट हैं उतने ही टिक करके आओगे, पूरे पार्शियल मार्किंग नहीं है। तो एमएसक्यू के लिए सेक्शन सी आता है आपका एनएटी। एनएटी इज ऑल अबाउट व्हाट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, एनएटी होंगे। आपको कोई भी ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। अगर कोई ऑप्शन डिस्प्ले नहीं है तो आपको क्या करना है, पेन एंड पेपर पे उस सवाल को सॉल्व करना है और जो भी आंसर इंटीग्रल फॉर्म में 1 2 3 4 या फिर पॉइंट में जो भी आ रहा है आपको उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे फिल करना है। तो एनएटी में आपके पास 20 सवाल होंगे प्यारे बच्चे, 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे।
तो ये सेक्शन आपके टोटल कितने मार्क्स कैरी करके देगा, 30 नंबर, और नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई भी नेगेटिव नहीं है, सेक्शन ए में नेगेटिव है। सेक्शन ए एमसीक्यू है, सेक्शन बी एमएसक्यू है, सेक्शन सी एनएटी है। टोटल पेपर आपका क्या होगा, 100 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन आपके 60 होंगे, टोटल टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो आई थिंक पैटर्न इज वेरी क्लियर टू माय ऑल स्टूडेंट्स। क्या बात समझ में आई, चमक रहा है सभी को? तो मैं मानता हूं कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जानना सबसे पहले आपको पड़ेगा, अदरवाइज आप तैयारी करने लगोगे, अधूरी तैयारी करोगे, आपको पता ही नहीं है कि पेपर में एमएसक्यू पूछा जा रहा है, आप केवल एमसीक्यू लगा रहे हो, आप एनएटी की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सिलेक्शन कैसे ले पाओगे? तो आपको अपने एग्जाम के बारे में पहले रिसर्च करनी होती है, वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। रिसर्च का दूसरा हिस्सा आता है कि सर जैम एग्जाम के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। क्या मैं एलिजिबल हूं, मुझे पता भी तो होना चाहिए ना, एलिजिबिलिटी क्या है मेरे एग्जाम की, मैं कब फॉर्म फिल कर सकता हूं जैम का? तो देखो बेटा, वो लोग जैम का फॉर्म फिल कर सकते हैं जो या तो पास आउट है, अगर आप पास आउट हो फिर भी जैम के बारे में सोच रहे हो, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई भी बच्चा जो अपियरिंग ईयर में है, मतलब फाइनल ईयर में है, अपियरिंग में है, वो भी जैम का एग्जाम दे सकता है। जैम के एग्जाम में ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 50% या 55% ग्रेजुएशन में होगा तभी आप भर पाएंगे। पास आउट हो, बस पास आउट का मतलब पास, कितने भी परसेंट हो डजंट मैटर, किसी भी सेमेस्टर में या ईयर में बैक नहीं होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होनी चाहिए। और जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखें, फॉर्म तो आप भर रहे हो, बट आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं इस वीडियो में, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपसे यहाँ पे प्रूफ लिया जाएगा कि आप अपने फाइनल सेमेस्टर में पूरे हर एक सेमेस्टर में पास हो गए हो, आप अपनी डिग्री अपनी दिखाओ। क्या पता आपने फॉर्म भर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया और लास्ट सेमेस्टर में आपने जैम पे बहुत फोकस कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं होता, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपके सारे सिनेरियो क्लियर रहे। और आप मान लो धोखे से बाई चांस 6 सेमेस्टर में बैक आ गई, तो आपका सिलेक्शन हुआ हुआ भी कैंसिल हो जाएगा। वहां जाओगे, एडमिशन आपका प्रोविजनल होता है जब तक आप अपनी वहां पे मार्कशीट सबमिट नहीं कर देते, ये बात ध्यान रखना, एडमिशन कैंसिल कभी भी हो सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है सर, आईआईटी जैम एग्जाम का पैटर्न हमने समझ लिया सर, अब बात करते हैं सिलेबस। अपने सिलेबस को आपको अच्छे से पहले समझना है, इस पे मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे कलेक्ट करने हैं, कौन कौन सी चीजें हैं मेरे सिलेबस में जो मेरे को अच्छे से पढ़ने हैं, मेरा सिलेबस क्या है। क्योंकि किसी एग्जाम को क्रैक करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको लिमिटेड होना पड़ता है, आपको स्मार्ट होना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस स्कैन करना है कि भाई मेरे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या मेरे कॉलेज जैसा हूबहू सिलेबस है, क्या मैं कॉलेज में जो टॉपिक पढ़ रहा हूं वही वाले हैं या कुछ अलग है। क्योंकि कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो डिफरेंट तरीके से, यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी में बात करूंगा, अभी थोड़ा सब्र करो। तो मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, मोटा मोटा सिलेबस क्या है अपना। मैथमेटिकल मेथड्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, ऑक्सीलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रहेगा, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स भी रहेगा। उसके बाद आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेजर टॉपिक है, इनके अंदर के सब टॉपिक आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे जैम की। तो ये मोटे मोटे आपके जो टॉपिक है ये आपको तैयार करने हैं। अब इनमें से भी आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी पता होना चाहिए, ये भी एक रिसर्च का पार्ट है कि सर अगर मैं तैयारी करने जा रहा हूं तो मुझे सबसे अलग बनना है, मुझे सबसे पहले ये देखना है कि कौन से टॉपिक में मुझे ज्यादा समय कर देना है, कौन से टॉपिक ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किनका वेटेज ज्यादा है, किन टॉपिक्स को मैं स्किप नहीं कर सकता अगर मेरे पास समय कम है, कौन से टॉपिक को मुझे स्टार्टिंग में पकड़ बना के रखनी है क्योंकि वहां से वेटेज ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ता है बेटा पेपर्स का एनालिसिस। पिछले 10 साल का पेपर का एनालिसिस आपको करना है, आपको नहीं करना, हमने आपके लिए ऑलरेडी करके दिया है। ये सारी चीजें बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं या फ्री ऑफ कॉस्ट आईएफएस की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हो। सारी बेटा 2019 तक मैंने यहां पे लगाई है, इससे पीछे का चाहिए आप आईएफएस की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे फ्री में पीवाईक्यू पढ़े, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े हैं, पेपर का एनालिसिस पढ़ा है, कट ऑफ पढ़ी है, जो मैंने एग्जाम पेपर सब कुछ पढ़ा हुआ है, वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया बेटा कि इन टॉपिक्स में भी आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक्स को मेरे इसको सबसे पहले कवर करना है, वो आता है पेपर की एनालिसिस से। देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में 23 में 7, 22 में 8, 21 में 11, 8 सवाल 7, थर्मो से देखो 7, 8, 6, 8, 9, मॉडर्न फिजिक्स 6, 8, 9, 8, 9। मतलब ये जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैथमेटिकल तो आपको करना ही करना है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो उसको तो सवाल दिमाग में आना ही नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप मैथमेटिकल नहीं करोगे तो आप ईएमटी नहीं कर पाओगे। वेक्टर का पूरा यूज ईएमटी में होता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंडर का पोलर कोऑर्डिनेट, ये सब चीजें आपको वहां पे वेक्टर नहीं कर पाओगे, पूरा ईएमटी आपका क्या वेक्टर पे बेस चलता है।
अगर आपका मैथमेटिकल अच्छा नहीं है, क्वांटम में दिक्कत आ सकता है, क्लासिकल समझ रहे हो, मैथमेटिकल नहीं है तो फिजिक्स कैसे बनेगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का वेक्टर वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर सब्जेक्ट में आपका यूज, स्पेशली ईएमटी में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैथमेटिकल सबसे पहले कवर की जाएगी। मैथमेटिकल है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल है, थर्मो, ये 5 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो ये सब आपका पेपर का एनालिसिस आईएफएस की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप ifsonline.com पे जाएं, वहां पे आप पिछले 10 साल से 15 साल का एनालिसिस भी डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलो, तो ये आपका एनालिसिस क्यों किया जाता है, अगर आप एक बिगिनर है, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए, उस हिसाब से आप प्लान कर पाए, उस हिसाब से अपने टारगेट सेट कर पाए। आपको पता कैसे चलेगा कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, वो यहीं से पता लगता है, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है सर कट ऑफ क्या है जैम के एग्जाम के, आपको कट ऑफ भी पता होनी चाहिए। तो जैम की कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाती है, 100 में से कभी 18, कहीं जनरल की 26, 16, 23, ओबीसी की। बेसिकली ये कट ऑफ से मैं आपको कुछ मोटिवेट करना चाहता हूं, अगर आप एक बिगिनर हो, आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि बेटा आईआईटी जैम को क्वालिफाई करना इज नॉट बिग डील, हर कोई क्वालिफाई कर लेता है, बट यू आर प्रिपेयरिंग, आप किस लिए स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज आप अगली साल 2025 में आईआईटी में जाना चाहते हो, और अगर तुम आईआईटी में कदम रखना चाहते हो तो इस कट ऑफ पे आके कट ऑफ क्वालिफाई करके कभी भी आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है। आईआईटी के लिए आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, और अच्छी रैंक लाने के लिए अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो कम से कम मैं आपको टारगेट देता हूं अभी से, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो, अभी से शुरू हो जाना इस टारगेट पे, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। आपको कहीं ना कहीं अगर सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक लानी है, टॉप 100 रैंक लानी है, तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए 60 से 70 में आ जाए, बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा भाई। और बहुत बच्चों के आते भी हैं, अगर वो तैयारी अच्छे से करते हैं, जो स्ट्रेटजी अभी मैं बताऊंगा, अगर उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो बच्चों के नंबर आते भी हैं। तो ये टारगेट आपका होना चाहिए, कट ऑफ पे नहीं कि कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे सर, चल रही जिंदगी, बहुत सारा एग्जाम है, थोड़े बहुत टॉपिक कर लेंगे, 19 नंबर लाना तो बहुत अच्छी बात है, ये आसान बात है सर 100 में से। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वरना तो हर कोई आईआईटी में नहीं बैठ गया होता। तो 60-70 का रेंज एक रखो स्कोर, जहां पे आपको टॉप रैंक आपकी मिलेगी, टॉप 100 में आप आ सकते हो, ये बात आप ध्यान रखो। तो ये बात कट ऑफ मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि आप इस चीज से ना भटके, आपके दिमाग में गलत फहमियां ना पैदा हो कि कट ऑफ मतलब 19 नंबर तो हमको आईआईटी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। आईआईटी चाहिए तो अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर स्ट्रेटजी बताइए, मैं एक बिगिनर हूं सर, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया अभी तक, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर। तो बिल्कुल आप सही जगह पे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हो, आज आप यहां से एकदम माइंड में क्लैरिटी लेके जाओगे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकलेगा, आप एक बढ़िया रूटीन में जाओगे। सबसे पहला काम आपको करना है, एक रूटीन बनाना है, आपको डायरेक्शनल वे में काम करना है, कंसाइज होकर काम करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा, सिलेबस को एनालाइज करना पड़ेगा, और एक डायरेक्शनल वे में स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब मेरा कहने का यह है कि क्या एग्जाम की डिमांड है, एग्जाम का ट्रेंड क्या है, उसको समझना पड़ेगा। कौन से टॉपिक से एग्जामिनर ज्यादा सवाल पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से एग्जामिनर ने 15 साल से 10 साल से कोई सवाल पूछा ही नहीं है, तो मैं उस पर ज्यादा समय क्यों दूं, मैं क्यों पढ़ूं उस टॉपिक को। मैं पहले उन टॉपिक्स को कवर करूंगा जहां से एग्जामिनर लगातार कंटिन्यूस सवाल पूछता आ रहा है। डायरेक्शनल वे में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अभी आप सेमेस्टर, आपका आदत क्या है, आपका न्यूमेरिकल वाला आदत नहीं होगा, बिकॉज आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो। कॉलेज में क्या है, थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, 80% थ्योरी आती है, डेरिवेशंस आते हैं, आप करते हो, आपका माइंडसेट है थ्योरी वाला। आपको माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, वहां से आपको मूव करना पड़ेगा मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। थ्योरी के साथ साथ आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना, बिकॉज आईआईटी एग्जाम ऑल अबाउट, एग्जाम ऑल अबाउट इज न्यूमेरिकल, इट्स ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। मैक्सिमम 80% यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा, 20% थ्योरी आएगी। तो यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़नी है पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस पे स्टिक रहना है, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो, सिलेबस में नहीं वो भी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता, सिलेबस पे स्टिक रहोगे, और फिर आप थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा लगाओगे। क्योंकि फिजिक्स में क्या है, आप थ्योरी पढ़ लिए हो, आप अपने आप को ये नहीं कह सकते आपको सब आता है। जब तक आप उस थ्योरी को फिजिक्स में न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हो, आप सवाल नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। न्यूमेरिकल जब देते हैं बच्चों को तो पसीना छूट जाता है, थ्योरी तो सबको आता है। तो न्यूमेरिकल धीरे धीरे बेटा जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको अप्रोच समझ में आएगी, कैसे सोचते हैं, और धीरे धीरे चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चीजें ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी की तरह डायरेक्शनल वे में। देखो आपने कई एग्जांपल सुने होंगे, मेरे पास भी कई एग्जांपल ऐसे हैं कि कुछ एक बच्चा, एक मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा क्या कर रहा है 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 3 ही घंटे पढ़ता है, बट वो डायरेक्शन वे में काम कर रहा है, तो सिलेक्शन उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसके नहीं होगी। वो अंधाधुंध कुछ भी पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, उसका आधा दिमाग इसी चीज में जाता है कि कहां से पढ़ूं क्या पढ़ूं। बट जो 3 घंटे पढ़ रहा है डेली, वो डायरेक्शनल वे में काम कर रहा है, स्मार्ट अप्रोच से काम कर रहा है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्मार्ट बनना पड़ेगा। जैसे तुमको पता वेक्टर क्वांटिटी में तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और किसी सवाल में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछे गए, आपने डायरेक्शन नहीं निकाल पाई, मैग्नीट्यूड निकाल पाई, तो क्या आपको नंबर मिलेगा? गलत हो गया ना आंसर। तो सिमिलर फैशन में आपकी प्रिपरेशन है। अगर इस प्रिपरेशन में आपका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, मतलब आपकी मेहनत इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, और आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कभी भी बेटा सफलता नहीं मिलेगी, सफलता के चांसेस बहुत कम। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मेहनत और डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपको आगे बढ़ना है इस रास्ते पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कर ही लोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको साथ साथ लगाते चलना है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, आप कोई टॉपिक या तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपने मान लो आप क्वांटम मैकेनिक्स या ईएमटी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप साथ साथ भी टॉप क्वेश्चन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने क्या किया, पार्टिकल इन अ बॉक्स जो थी, ब्लैक बॉडी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या करो, पिछले 10 साल में ब्लैक बॉडी से जितने क्वेश्चन आए वो आप लगा डालो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले लगाना है और सबसे पहले खत्म, बिकॉज जब आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस बेटा लगाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस कर पाएंगे, और आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ, जो थ्योरी मैं पढ़ रहा हूँ उससे मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो भी मेरे एग्जाम्स के, राइट। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा भी लगता है। दूसरी चीज उसके बाद और बेहतर करने के लिए अपने आप को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाने। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाऊं मैं, थ्योरी जैसे जैसे कंप्लीट होती रहती है साथ साथ क्वेश्चंस लगाना। केवल थ्योरी पे मत रहना कि थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस 1 महीने बाद लगाएंगे, नहीं, भूल जाओगे सब। जब तक अप्लाई नहीं करोगे थ्योरी पे, तब तक दिमाग में नहीं बैठेगा वो। तो क्वेश्चंस को साथ साथ लगाते रहना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बुक चाहिए आपको, आईएफएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर का पूरा बुक भी मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए आपको, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको आईएफएस की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है ना प्रीवियस ईयर के पेपर कहां से मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो सारे पेपर आपको, ये देखो, प्रैक्टिस योर आईआईटी एग्जाम और सीयूट पीजी प्रिपरेशन फॉर फ्री, आईएफएस की वेबसाइट पे बेटा सारे पेपर आपको, चाहे सीयूट पीजी का चाहिए, अगर आप सीयूट पीजी 2025 का टारगेट कर रहे हो, सीयूट पीजी के पेपर कहीं नहीं मिलते इकट्ठे, बट आईएफएस में टीम ने पूरा रिसर्च करके 2023 से लेके सारे पेपर डाल रखे हैं एक ही जगह पे, तो सारे आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, और आईआईटी एग्जाम के पेपर भी आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, ठीक है। तो पेपर का एनालिसिस भी मिल जाएगा जो मैंने लगाया, कट ऑफ भी मिल जाएगा, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मॉक टेस्ट होते रहते हैं वो फ्री में, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वेबसाइट पर जरूर जाके आज चेक कर लेना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट था यहाँ पे प्रैक्टिस पीवाईक्यू, उसका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के दौरान आपको रेगुलर रहना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेटा अगर क्रैक करना है तो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपने आज से शुरू किया है तो आपको 25 फरवरी तक एकदम लगातार डटे रहना है मेहनत के साथ। आप, मैं नहीं कहता आप 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ने के लिए है भी नहीं एग्जाम, यूपीएससी नहीं है कि आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो। आप यहाँ पे 3 घंटे पढ़ो, आप 4 घंटे पढ़ो, अकॉर्डिंग टू यू जैसा आपको लगता है, बट डेली पढ़ो, डेली ब्रेक नहीं लेना है, कभी भी 3 दिन का 4 दिन का गैप नहीं लेना है, ठीक है। डेली करना है, डेली नहीं करोगे तो दिक्कत आपके साथ होगी, बिकॉज आप पहले पढ़े, फिर आपने 3 घंटे ब्रेक लिया, तो उसमें क्या होगा, सॉरी 3 दिन ब्रेक लिया, आप पिछला पढ़ा हुआ सब भूल गए, आप फिर से 0 पे आ गए। आपका कंप्यूटर डेली पढ़ रहा है, आपसे आगे दिन बाय दिन आगे बढ़ रहा है, तो सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं होगा ना, बात समझो। तो वो चीजें तभी आएंगी जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, वाई आई वांट टू गो इन आईआईटी, वाई, क्यों जाना चाहता हूं मैं आईआईटी में, जाके करना क्या है मुझे, मैं आईआईटी क्यों जाना चाहता हूं, मैं प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूं। ये क्लैरिटी दिमाग में हमेशा रखो, कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आएगा। उसके बाद आप क्या होगा, प्रिपरेशन के दौरान कई सारी मिस्टेक्स आएंगी, उन मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, कभी कभी लगेगा क्विट कर दें, कभी कभी लगेगा यार क्या बवाल है, न्यूमेरिकल बन नहीं रहे यार, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, यू आर नॉट द ओनली वन, तुम अकेले नहीं हो, सबके साथ ये सिचुएशन आएगी, तो उसमें परेशान नहीं होना है, अपनी गलतियों को दूर कर लेना। गलतियां मुझसे भी होती है, हर किसी से होती है, गलतियां करना इज नॉट बिग डील, कोई गलत बात नहीं है, बट गलती को रिपीट करना, सेम मिस्टेक बार बार, वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो बहुत बड़ी गलती है, राइट। तो गलती करो बट मेक श्योर करो दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए, एनालाइज करो कि क्यों हो रही है, उसको दूर करो। उसके बाद एक पॉइंट और बता देता हूं, टेस्ट सीरीज। जब आपका सिलेबस हो जाएगा 70 से 80%, आप क्या करेंगे, टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि गेम चेंजर बनता है सिलेक्शन में। बच्चे इग्नोर करते हैं इस पॉइंट को, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, आपको पहले से स्ट्रेटजी बनानी है। आपको वो एनवायरमेंट, एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर बच्चों पे आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि वो टेस्ट सीरीज लगा के नहीं जाते। आपको पहले से अपनी एक स्ट्रेटजी बना के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, आपको पहले से वो हैबिट डालनी कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को पकड़ना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। आपको सिलेक्शन के लिए लिमिटेड क्वेश्चन करने, सिलेक्टेड क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन नहीं करने, हमको नंबर उतना ही चाहिए 60 से 70। तो कौन से क्वेश्चन पर टाइम गवाना है, कौन से क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना, कौन सा क्वेश्चन तेरा लिए बना है, वो पहचानना डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा।
वो पहले से तेरे को हैबिट डालनी पड़ेगी। जब तू टेस्ट सीरीज लगाएगा तब तू वो हैबिट डालेगा, टाइम मैनेजमेंट बनेगा कि 3 घंटे में कैसे पेपर करना है, अपनी गलतियां सीखोगे। टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज एक लर्निंग इवेंट है, एक लर्निंग का एक टूल है जिससे आप कुछ ना कुछ डेली सीखोगे। जब आप एक टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस करोगे, मार्क्स कमाएंगे, कोई बात नहीं, मार्क्स कमाना गलत बात नहीं है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कमाएंगे तो आप वो इसीलिए दे रहे हो ना, बिकॉज यू वांट टू लर्न समथिंग। आप हर एक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हो। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर मेरे नंबर कम आए तो मैं उसका एनालाइज करता हूं, कि एनालिसिस करता हूं कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए, क्या रीजन रही, क्या वजह रही, क्या मेरा कोई कॉन्सेप्ट कमजोर था, या मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब था, या मैंने जल्दबाजी करी, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी। वो जो आप एनालिसिस करोगे तब आपको पता लगेगा, और नेक्स्ट टेस्ट में उस पॉइंट्स को आप दूर करोगे, उन मिस्टेक्स को दूर करोगे, बाय डिफॉल्ट आपका जो स्कोर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, और ये सारी चीजें आप फॉलो करें फोकस के साथ। फोकस होगा तभी फॉलो होंगी। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आज के टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूं, बट अगर एग्जाम निकालना है तो ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि मेरे को एग्जाम निकालना है, तो पहले आपके पढ़ाई कंप्लीट करो डेली की डेली, उसके बाद कुछ भी करो। मैं किसी बच्चों को नहीं बोलता कि पूरा पढ़ाई में ही लगे रहो, आप एंटरटेनमेंट भी करो, सब कुछ जरूरी है, बट प्रायोरिटीज मैटर करती है। प्रायोरिटीज क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना है वो आपके लिए आपको पता है कि आपकी पढ़ाई पहले, उसके बाद आपकी इंस्टाग्राम की रील है, उसके बाद आपके बाबू सोना है, उसके बाद जिससे बात करनी उससे करो, बातें भी करो, वरना लोग नाराज हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट रहोगे। भाई अपने आप को, आप इंसान हो ना, आपको किसी से बात करने का मन करता है तो करो ना, क्या दिक्कत है? आखिर अपन इंसान है, बात करेंगे। अगर मेरा कोई इमोशनल सपोर्ट है जिससे मुझे बात करके पॉजिटिविटी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, करो उसमें बात। बट आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात ही बात करें, रातों रात लगे हाँ खाना खा लिया, हाँ चल रहा है, जैम की प्रिपरेशन गई भाड़ में, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। पहले पढ़ाई अपनी पूरी करो, आज के दिन के टारगेट्स कंप्लीट करो, उसके बाद हो गई पढ़ाई, अंडरस्टैंडिंग है, आराम से फोन किया, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आज क्या पढ़ा, आज क्या हुआ, सब अपना डिस्कस भी करो, थोड़ा पॉजिटिविटी आती है उसमें, राइट। तो ये सारी चीजें करो। अपने महिला मित्र से बात करनी है, महिला मित्र से करो, पुरुष मित्र को जिससे बात करनी है उससे करो, बट प्रायोरिटीज पहले होनी चाहिए कि पहले हमको क्या करना है, क्योंकि ये एक एज ऐसी है जहां पे आपको करियर बनाना है, जहां पे आपका डिसीजन लेना है आपको कि आगे करना क्या है। तो जैम एग्जाम के लिए डिसाइड किया है, अच्छा एग्जाम है, निकालना है, तो डेली अपना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करोगे। और कितना टफ एग्जाम नहीं है, आसान एग्जाम है। अगर आपने अभी से सोच लिया है, अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम है, आराम से आप सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हो अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे। बाकी आप हमारे चैनल को भी देख सकते हो, वहां पे लेक्चर्स चलते रहते हैं। आईएफएस की वेबसाइट पे जाओ, कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, और फ्री में सारा कंटेंट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ifsonline.com पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बाकी सारी चीजें आपको आईआईटी से रिलेटेड मिल जाएंगी। और आपको कोर्स परचेज करना है तो इनरोल कर लीजिए। कोर्स के लिए आपको बता देता हूँ, नया बैच आपका 11 मार्च से अभी स्टार्ट हुआ है, इस बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं। 11 मार्च अभी से स्टार्ट हुआ। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी करना हमारे साथ जुड़ के, कई सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ के हर आईआईटीज में मैक्सिमम बच्चे पहुंच चुके हैं, और जब भी उनका सिलेक्शन होता है, मैसेज आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी इस बैच में एनरोल कीजिए, और आप अपना फोटो भी नेक्स्ट ईयर यहाँ पे देखिए, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत बहुत होता है। क्योंकि जब आप सेल्फ से करते हो तो आपको ये सोचना पड़ता है क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहां से पढ़े, सारी एनर्जी आपकी मैक्सिमम इधर जाती है। बट जब आप गाइडेंस में आते हो टीचर्स की, तो टीचर जो आपको पढ़ाता है उसको ऑलरेडी पता है कि कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। मैक्सिमम टाइम अपना मेहनत पे, रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे और पढ़ाई पे करना है, बस। इधर तो नहीं सोचना कि कहाँ पढ़े, क्या नहीं पढ़े, वो काम आपका नहीं रहा है। आपको सिर्फ टीचर ने जितना बताया उतना आपको पढ़ना है, बस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सारे मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और हर एक बिगिनर जो आईआईटी JEM 2025 की तैयारी कर रहा है, इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर पाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।